अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारी केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो पहला खत्म हो चुका है और हम पढ़ने लगे हैं एक्सरसाइज हम स्मार्ट क्वेश्चंस के एतबार से पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे। कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह आपको, और आप याद करने में कामयाब हो जाएंगे। जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको चाहिए इजी मैट्रिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि उनको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, चैप्टर नंबर 1 की, जिसके अंदर पहला एमसीक्यूज का सेक्शन है। अब क्या है इसके अंदर, नंबर 1 कहता है मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइन। भाई आपको पता होना चाहिए, देखो मैटर की वैसे तो बहुत सारी हालतें हैं, 3 आपको बहुत ज्यादा आती हैं, जिसमें आपने पढ़ा हुआ है गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है, लेकिन इसके अलावा प्लाज्मा है और एक बैक स्टेट है। तो यहां पर वो कहता है उस वाली हालत का नाम बताओ जो आपको नियॉन साइंस से मिलती है। नियॉन साइंस का मतलब होता है जो हम रोड पे चलते हुए बड़े बड़े साइंस यानी निशान देखते हैं, चमकते हुए नजर आ रहे होते हैं, रोशनियां निकल रही होती हैं उसके अंदर से। तो वो कौन सी रोशनी है? वो रोशनी, आसान कर लो, जितनी भी रोशनी आप देखते हो वो प्लाज्मा होती है। तो हमारे पास जो जवाब है वो प्लाज्मा है। मैं डायरेक्टली आंसर की तरफ आऊंगा और इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी मैंने यहाँ पर लिख दी है। अदरवाइज हमने अपनी जब चैप्टर पढ़ा था यानी डिस्क्रिप्टिव हिस्सा पढ़ा था या कह लो सब्जेक्टिव पार्ट पढ़ा था, वहां पर हमने सारा डिस्कस कर लिया था। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं और अगली बात जो है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हैजर्डस इफेक्ट यानी खतरनाक असरात ऑफ शॉपिंग बैग्स। यानी जो शॉपिंग बैग मतलब शॉपर, भाई शॉपर जो होता है ना उसे शॉपिंग बैग बोलते हैं। शॉपर का मतलब होता है आप यानी जो खरीदार होता है उसे शॉपर बोलते हैं। बेचने वाले को क्या कहते हैं? शॉपकीपर। और दुकान को शॉप, दुकानदारी को शॉपिंग, यानी दुकान जो आप खरीदारी कर रहे हो, खरीदारी कर लो शॉपिंग। और जो खरीदार है उसको बोलते हैं शॉपर। ठीक है, खरीदने वाला, और जिसमें खरीद के लाते हो दैट इज कॉल्ड शॉपिंग बैग। तो ये आपने याद करना है कि शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन, यानी आपने मुज़र असरात पढ़ने हैं। तो जाहिर सी बात है आंसर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी हमारे एनवायरमेंट में इसके क्या असरात हैं वही हम पढ़ते हैं शॉपिंग बैग। क्योंकि कहा जाता है, आजकल आपने सुना होगा, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कपड़े का बैग इस्तेमाल करना चाहिए कुछ चीजें लाने के लिए, क्योंकि कपड़ा क्या होता है? डिग्रेडेबल होता है। वो अगर फट जाए, वो फट जाता है, खराब हो जाता है, उसे बैक्टीरिया तल्फ कर देते हैं और वो हमारी जमीन से खारिज हो जाता है। लेकिन शॉपिंग बैग क्या होते हैं? स्पेशली वो शॉपिंग बैग जो कि बायो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, क्योंकि अब कुछ ऐसे आ भी गए, लेकिन बायो ज्यादातर शॉपिंग बैग बायो नॉन डिग्रेडेबल का होता है, जिस जमीन से खत्म नहीं होते, दब जाते हैं जमीन के अंदर। अगर वो छुप जाएं तो फिर वो क्या करते हैं? जगह को पकड़ के रखते हैं, और जो पौधे लगाएंगे आप, वो पौधे भी सही तरह से उग नहीं पाएंगे, उनको सही तरह से पानी नहीं मिल पाएगा। इसलिए शॉपिंग बैग जहां पे भी हो नुकसानदेह साबित रहते हैं, सिवाय जब जब आप उसमें सामान उठाकर लाते हो उसके अंदर, तो आपको फायदा दिखता है, अदरवाइज वो खराबी पैदा करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। अच्छा नेक्स्ट चलो, द मैन मेड पॉलीमर इज, वो पॉलीमर का नाम बताओ जो इंसान ने बनाया है। तो उसमें इन सब एग्जाम्पल में वो है पॉलीस्टीरीन कप। भाई आपने कभी शादी में गए हो तो आपको क्या मिला होगा? वो एक चाय मिली होगी जिसे हम कश्मीरी चाय कहते हैं, पिंक टी कहते हैं। वो जिस कप में दी जाती है, फोमिक कप के अंदर, वो आपके पास पॉलीस्टीरीन है। ठीक है, तो वो जो है वो इंसान ने खुद बनाया है। बाकी प्रोटीन, सेलुलोज, सेलुलोज पौधों में पाया जाता है, प्रोटीन ज्यादातर जो है वो अजनास में पाया जाता है, वो भी मतलब पौधों में भी होता है, हमारे अंदर भी होता है, जानवरों में भी होता है, और स्टार्च भी इसी तरीके से। तो ये इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी मौजूद हैं और ये हमारी कायनात का हिस्सा हैं, ये नेचुरल हैं, लेकिन जो हमने खुद बनाया इन सब मिसालों के अंदर वो है पॉलीस्टीरीन। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। वो कहते हैं विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज कोलाइडल सोल्यूशन, कौन सा इसमें से कोलाइडल सोल्यूशन है? तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी सारी, तो फिलहाल यहां पर हमारी बुक के हिसाब से मिल्क बनता है, तो आप मिल्क कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, अ स्टेट ऑफ मैटर, एक ऐसी हालत के बारे में बताओ whose properties are between those of liquids and crystalline solid, यानी सॉलिड और लिक्विड के दरमियान होंगी, तो उसका नाम है जी लिक्विड क्रिस्टल। इसके बारे में हमने पढ़ा था, एक ऐसी हालत होती है एक वक्त में जो सॉलिड जैसी भी है, यानी उसमें सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज भी हैं, उनका कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, और वो लिक्विड जैसी भी है, जैसे बह सकती है। तो इस तरीके से हम इस तरह की हालत को लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। फिर इसके बाद आगे चलो, लिखता है व्हेन द टीनी, छोटे छोटे visible particles of a substance are dispersed through the medium, the mixture is named as, तो मिक्सचर का नाम है सस्पेंशन। ये वो हिस्सा होता है जिसके अंदर आपको क्या नजर आता है? नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो थोड़े आम ट्रू सोल्यूशन के निस्बत बड़े होते हैं। ठीक है, तो इसने लफ्ज इस्तेमाल किया टिनी, लेकिन विजिबल कुछ हद तक नजर आने वाले पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर बड़े होंगे और विजिबल होंगे तो फिर कोलाइड में चला जाएगा मामला। अच्छा, इसके बाद आता है जी क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट
इज देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मेनी ब्रांचेस। भाई केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में क्यों तकसीम किया गया है? ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, क्योंकि नॉलेज बहुत ज्यादा है, वास्ट है, बड़ा है, समझना मुश्किल है, इसलिए उसको हमने ब्रांचेस में तकसीम कर लिया है। तो उसके बारे में जवाब मैंने अच्छी तरह लिख दिया है। जो बच्चे सारा जवाब लिख लें अच्छी बात है, अच्छे बच्चे हैं, यानी कि वो काम कर सकते हैं। अगर कोई लोग कम कम काम कर सकते हैं, स्लो लर्नर है, उनको ये बड़े जवाब लग रहे हैं, तो आप 2-3 सेंटेंसेस पहले पहले उठा लेंगे और वही लिख देंगे, इस तरह से कुछ कमी हो जाएगी। लेकिन कोशिश करें सारा याद करें ताकि आपके पास एक अच्छा नॉलेज हो। फिर उसके बाद आता है रिएक्शंस में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, एक तो उसने कहा है आउटसाइड द न्यूक्लियस, अगर होंगे इलेक्ट्रॉन और आप उनकी स्टडी कर रहे होंगे, और या फिर वो हो सकते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इन केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में बताओ। तो वो कहता है एक तो बात है फिजिकल केमिस्ट्री की, जब इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, जब पार्टिकल हम उन्हें पढ़ रहे होते हैं, या कह लो कि कैसी चीजें जिसको हम, जैसे बिजली कैसे बन रही है, किस तरह से, जैसे टेस्ला का नाम सुनते हो आप, तो वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ठीक है, तो बिजली से रिलेटेड चीजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, या हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के, यानी इतने छोटे पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, जो पार्टिकल्स को हम केमिस्ट्री के अंदर जब पढ़ते हैं हमें नजर ना आने वाले, तो हम उसको पढ़ते हैं क्वांटम के अंदर। तो क्वांटम फिजिक्स थोड़ा सा जरा लंबा काम हो गया, लेकिन आसान काम कर लेते हैं। ऐसे को हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, जबकि वो रिएक्शन जो होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस कैसे है, न्यूक्लियस टूट जाता है, उससे एनर्जी निकलती है वगैरह वगैरह, इस तरह की हम बात न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बस आप फिजिकल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री को याद रखेंगे, ताकि आपका ये क्वेश्चन का आंसर मुकम्मल हो जाए। फिर उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो है व्हाई आर द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट। ये क्या होते हैं? तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ गैसेस एंड लिक्विड। दे आर यूज्ड इन द केमिकल एक्सट्रैक्शन, फूड प्रोसेसिंग, मेडिसिन मेकिंग एंड फॉर एग्जांपल आगे लिखा हुआ है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू रिमूव कैफीन, तो कैफीन फ्रॉम द कॉफी। तो ये थोड़ा सा एग्जांपल मैंने दे दिए इजाफी, मतलब इस तरह के क्वेश्चन शायद थोड़े कम आएंगे, बट ये कि चूंकि एग्जांपल देनी पड़ेगी क्योंकि आपके हिस्सा है आपकी बुक का, तो इसलिए इसे करें। फिर लिखता है इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन। हाँ, ये बहुत आसान सी है। सन में मतलब रोशनी, रोशनी प्लाज्मा को शो करती है, तो इस तरह से आपने प्लाज्मा का नाम लेना है। ठीक है, अगर कोई मतलब समझ ना आ रहा हो, कोई अगर आपको ब्रीडिंग करते हुए परेशानी हो, या इसकी समझ ना आ रही हो, मतलब ट्रांसलेशन ना आ रही हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं वहां पर आपको इसका आंसर कर दूं। फिर इसके बाद नेक्स्ट में चलो। नेक्स्ट में आता है विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन द वर्ल्ड बिलोंग टू। यानी वो हालत बताओ मैटर की जो दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है, या दुनिया की जो चीजें बनी हैं वो उससे बनी है या उसकी बनी है, जैसी दिखती हैं, वो क्या है? वो सिंपल सी बात है, द मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन द वर्ल्ड आर द सॉलिड। आप देख रहे हो आपके इर्द गिर्द सब चीजें जो पड़ी हैं वो बह नहीं सकती लिक्विड की तरह, वो उड़ नहीं जाती गैसेस की तरह, बल्कि ओपन जगह पड़ी रहती हैं, तो इन सबको सॉलिड मान सकते हो। तो हमारी कायनात का, बल्कि कहो जमीन का जो सबसे ज्यादा अहम और बड़ा हिस्सा है वो सॉलिड है या सॉलिड का बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास जैसे कि पहाड़ है, रॉक्स है, मट्टी है वगैरह वगैरह। अब है जी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, यानी CRQ। इसमें जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है उसमें लिखता है हाउ डज अ सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक। ये कैसे दिखती है, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूं आपको। अ सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक्स लाइक अ डेंस, एक गहरा, जैसे समझ लो एक, देखो हवाएं ना अगर फैली हुई है तो आपको पता नहीं है कि हवा कहां पर है, नजर ही नहीं आ रही। लेकिन वही हवाएं अगर इकट्ठी हो जाए किसी एक खास जगह के ऊपर, बादल का रूप इख्तियार कर लें क्योंकि उसमें नमी भी आ जाती है, तो ये एक डेंस कहलाता है। तो यही वो कहता है कि डेंस हो जाती है, एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, क्लाउडी गैसेज होती हैं जैसे कि बादल। फिर ये सुपर क्रिटिकल स्टेट हो गई। अगर आप कभी गए हो पहाड़ों में तो आपको नजर आएगा कि ये बादल हैं। अगर आप थोड़ी ऊंची पहाड़ियों पर जाके सफर करो तो आप हैरान होंगे, आप बादलों में सफर करोगे, आपको अपने सामने बादल नजर आएगा, फिर बादल आस्ते आस्ते करीब आ जाएगा जैसे धुंध में होता है, और फिर आपको कहा है बादल कहाँ चले गए, लेकिन एक्चुअली जो दूर आपसे आपको देख रहे हैं वो आपको देख नहीं पाएंगे क्योंकि आप बादल में छुप गए हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द की हवा बहुत ज्यादा डेंस हो गई है, क्लाउड की तरह हो गई है। तो ये जो आप जा रहे हो दूर से आपको नजर आ रही है, और जब करीब आते तो वो गुम हो जाती है। तो इस तरह के एक स्टेट को सुपर क्रिटिकल स्टेट कहते हैं। कहते हैं व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड एंड कंप्रेस्ड, गर्म करो और उसको गैसेस को देखो देखो फैलाओ, गर्म करने पर फैलने की उनको इजाजत दो, और फिर उसी हालत में उसको कंप्रेस करो, करीब लाओ पार्टिकल्स को। तो इस तरह से ये स्टेट बनती है। तो लिखता ये है
बियॉन्ड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको थोड़ा सा हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है। फिलहाल आप समझ लें, ये खास टेम्परेचर प्रेशर होते हैं जो फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए दरकार होते हैं। जैसे लिक्विड से अगर आपने गैस बनाना है या किसी गैस को लिक्विड बनाना है तो उसके लिए खास टेम्परेचर प्रेशर चाहिए जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर होगा। अगर आगे चलकर हमारे पास बुक में इसके बारे में ज्यादा वजाहत होगी तो फिर मैं आपको जरूर मजीद बताऊंगा। अभी फिलहाल इसको इतना ही याद कर लो। इन दिस स्टेट इट फ्लोज लाइक अ गैस। आपको बादल की तरह, ये जैसे देखोगा बादल सूरज के सामने आ जाते हैं या चांद के सामने से होते हुए फिर गुजर जाते हैं, फ्लो करना कहते हैं इसको। तो वो बादल फ्लो करेंगे जैसे गैसेस फ्लो करती हैं एंड डिसॉल्व मटेरियल्स लाइक अ लिक्विड। और अगर आप इसको डिसॉल्व करना चाहो तो डिसॉल्व भी हो सकता है। इसमें किसी चीज को शामिल करो एज अ सॉल्वेंट समझकर या एक इसके ऊपर सॉल्वेंट डाल दो एज अ सॉल्यूट समझकर, तो ये मिक्स हो सकता है। अगर इसकी मिसाल मैं आपको दूं तो काफी आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल रेन, बादलों के ऊपर हम एक केमिकल छिड़कते हैं जिसके जरिए से क्या होता है, वो सॉलिबिलिटी हो जाती है और वो मटेरियल भारी होकर जमीन पर गिरने लगता है पानी की तरह। तो इस तरीके से हमें लगता है बारिश हो गई है। तो ये आर्टिफिशियल रेन हम इसी असूल के मुताबिक कर लेते हैं। बहरहाल इसका जिक्र ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा बताना जरूरी था ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। आगे लिखता है, इन व्हाट वे इज प्लाज्मा क्रिएटेड इन फ्लोरिसेंट ट्यूब। फ्लोरिसेंट ट्यूब का मतलब एक ऐसी ट्यूब है, एक नाली है जिसके अंदर रोशनी होती है। आप आम ट्यूब लाइट समझ लो बेशक इसको, लेकिन आप समझ लें कि फ्लोरिसेंट जो चमक रखती है। अच्छा, इसमें एक और भी मिसाल देता हूं। कभी आप रात को सफर कर रहे हो किसके ऊपर, रोड्स के ऊपर, तो आपको एक ट्रक नजर आता है, उसमें कोई लाइट नहीं जल रही फिलहाल, लेकिन सारा चमकता हुआ नजर आता है। आपकी साइकिल अगर आपने कभी इस्तेमाल की है, उसके ऊपर एक लाइट लगी होती है, इसमें एक्चुअली कोई चीज जल नहीं रही होती, लेकिन रात के वक्त वो चमक रहा होता है। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं इन्हें फ्लोरिसेंट मटेरियल बोलते हैं। तो यहां पर लिखता है कि फ्लोरिसेंट ट्यूब कैसे, इसके बारे में बताओ। इन अ फ्लोरिसेंट ट्यूब इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द, इसमें बिजली गुजारी जाती है और ट्यूब के अंदर एक गैस भरी होती है। अगर आप में से किसी ने ट्यूब लाइट को तोड़ के देखा है, पुरानी वाली ट्यूब लाइट को, एलईडी नहीं, जो फ्लोरिसेंट ट्यूब कहलाती थी, तो वैसे धमाके की तरह फटती हैं, यानी ऐसा लगता है जिसमें से कुछ निकला है, तो वो गैस भरी हुई होती है। इसी तरह 60 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब जो पुराना वाला होता था जिसमें येलो लाइट होती है, उसको तोड़ो तो ऐसे गैस निकलती है। तो इसलिए एक्चुअली उन ट्यूब के अंदर, उन बल्ब्स में लो, उन बल्ब्स के अंदर क्या भरा होता है, उसके अंदर गैस भरी होती है। जब आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हो तो फिर वो गैसेस क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं, या कह लें passes through the gas such as mercury vapor. This energy removes electron from the gas atoms. तो गैस चार्ज कब बनती है, देखो ना, हम कहते हैं चार्जेस आ जाना कब होते हैं, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है तो फिर उस पर चार्ज आ जाता है। तो गैसेस को चार्ज करने का तरीका भी यही है कि उनके पार्टिकल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो। तो ऐसा ही होता है, जब हम गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं तो वो चार्ज हो जाती हैं और वहां पर आयन भी बनते हैं और इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होते हैं। दिस चार्ज पार्टिकल मेक प्लाज्मा विच गिव्स विजिबल लाइट। इनमें कुछ गैस पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स में कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं। वो चार्ज क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉन, चार्जेस और न्यूट्रल एटम का जो ये मिक्सचर है ये प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है जी। तो फिलहाल हम इतना ज्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी क्लास छोटी है, तो आप चंद चंद अल्फाजों के साथ जैसे मैंने लिख दिया है इन्हीं के साथ इसको कंप्लीट कर लें। फिर नंबर 3 पे आता है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर, जो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं वी स्टडी जिनको हम पढ़ते हैं इन बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक इन नेचर, वो ऑर्गेनिक होते हैं। तो ये वाली बात उसने बताई, वेयर डज द डिफरेंस एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक है जी, थोड़ा सा सवाल जरा लंबा है, इस तरह के लंबे सवाल बुक में यानी हमारे एग्जाम में आने के चांस कम होते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा समझा भी देता हूं और आपको बता भी देता हूं। तो वो कहता है ज्यादातर जो मॉलिक्यूल हम पढ़ते हैं वो बायोकेमिस्ट्री में वो ऑर्गेनिक होते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री का मतलब है हम ऐसी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो जिंदा जानदारों की है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ जिंदा जानदारों में ही हो। तो वो कहता है कि बताओ फिर डिफरेंस कैसे पता चलेगा एक ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री के अंदर, यानी हम दो ब्रांचेस पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक बायोकेमिस्ट्री, तो इनके अंदर डिफरेंस कैसे आएगा। तो थोड़ा सा जवाब देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडीड ऑल द कार्बन कंपाउंड। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन के कंपाउंड है। तो जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप उन्हीं कंपाउंड को पढ़ोगे जो कार्बन के होंगे। अब चाहे आप उसको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ो चाहे आप सिंपल उसको ऑर्गेनिक में पढ़ो। वेदर नेचुरल और सिंथेटिक, यानी कि चाहे वो आपकी बॉडी या प्लांट की बॉडी या जानवरों की बॉडी में हो, तो वो हो गए क्या, वो हो गए ऑर्गेनिक या कह लें नेचुरल। और दूसरे जो हमने लैब में बनाए उसे कहते हैं सिंथेटिक। तो चाहे सिंथेटिक हो या किसी जानदार के जिस्म के अंदर हो, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड मानेंगे अगर वो कार्बन के कंपाउंड्स होंगे। अब वो कहते हैं बायोकेमिस्ट्री डील्स ओनली विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन इन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी जिंदा जानदार का जिस्म बनाते हैं, उसका हिस्सा होते हैं, उसकी खुराक होते हैं,
तो उन कंपाउंड्स को हम पढ़ते हैं एज बायोकेमिस्ट्री। और फिर वो लिखता है नेक्स्ट के अंदर, जैसे इसकी मिसालें भी दे रहा है, लाइक द, आप पढ़ रहे हो प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। द मेन डिफरेंस इज दैट बायोकेमिस्ट्री कनेक्ट्स केमिस्ट्री टू द लाइफ प्रोसेस। केमिस्ट्री तो हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं जिंदा जानदार में तो उसको बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अब मैंने आपको यहाँ सारी बायोकेमिस्ट्री के बारे में बता दिया, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में भी, यानी कोई कंपाउंड हो, चाहे जिंदा जानदार में हो या जिंदा जानदार से बाहर हो, वो किसी लैब में बन रहा हो, वो किसी भी जगह से आप हासिल कर लेते हो जो पहले से मौजूद हो, तो सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे अगर कार्बन उसका अहम जुज्व है। लेकिन अगर वही कंपाउंड सिर्फ जिंदा जानदार में मौजूद है और उसे आप स्टडी कर रहे हो, तो फिर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो। तो ये थोड़ा डिफरेंस आ गया। इसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख तो दिए हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, तो वो आप जो हमने पहले चैप्टर पढ़ लिया है उसमें सारे समझा दिए हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई ऐसा सवाल आ जाता है जो आपको वहां पे समझ नहीं आ रहा, या आपको लगता है कि थोड़ा सा मजीद बता देना चाहिए, या थोड़ी बहुत कमी बेशी करनी है, कुछ कुछ रहनुमाई लेनी है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। अब आता है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन के बारे में। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस लीड टू एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द केमिस्ट्री विच एनेबल्स अस टू प्यूरिफाई कंपाउंड। यानी एक हम कंपाउंड को प्यूरिफाई करना चाहते हैं तो हम प्यूरिफाई कर सकते हैं केमिस्ट्री में, ऐसे समझ लो। और जिस तरीकों से करते हैं वो हमारे पास तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। चलो अच्छा, यहां तक बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस, तो कहते हैं अब एक ऐसा तरीका बता दो इन विच पोटेशियम नाइट्रेट इज प्यूरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजिंग इट इन द वाटर। मतलब केमिस्ट्री में बहुत से तरीके हैं जिन्हें पढ़कर हम बहुत सी चीजों को खालिज बना सकते हैं। कहते हैं अब एक ऐसा तरीका बताओ जिसके अंदर क्या हो, पोटेशियम नाइट्रेट को खालिज किया जा सके। तो उसका तरीका यही है, नीचे दिया हुआ प्रोसेस। तो कहता ही है टेक इम्प्योर पोटेशियम नाइट्रेट। आपने कैसा नाइट्रेट लेना है? पोटेशियम नाइट्रेट जो है ना खालिज, उसमें तिनके हो, उसमें मिट्टी हो, या उसमें कोई और कंपाउंड शामिल हो। अब आपने उसे डिसॉल्व कर देना है हॉट वाटर के अंदर। अगर आपको बात समझ ना आ रही हो तो आप इस तरह से समझो कि ये आपके पास एक जो है ना कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है। और अब आप इसमें क्या डाल दोगे? पोटेशियम नाइट्रेट। ये आपने इसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट डाल के अच्छे तरीके से हल कर लिया। फिर वो कहता है फिल्टर द सोल्यूशन। अच्छा, अब फिल्टर क्यों करना है? क्योंकि अंदर तिनके भी हैं, अंदर कोई ऐसी चीजें भी हैं जो पानी में डिसॉल्व तो नहीं होंगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एक लेना पड़ेगा फिल्टर अपरेटस। जैसे कि आसान तरीन फिल्टर अपरेटस ये मैंने सामने बना दिया है, और नीचे की जानिब यहां पर एक डिश बना देते हैं। चले, ये आ गए हमारे पास, ठीक है। अब आप इसे उठाओ और इसमें डालो, सेकंड प्रोसेस। अब क्या होगा? जो इंप्यूरिटीज हैं वो इंप्यूरिटीज तो ऊपर रह जाएंगी, और जो खालिस पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन है वो चला जाएगा निचली जानिब। अब क्या होगा? अब होगा ये, कहते हैं लेट द क्लियर सोल्यूशन कूल। अब जो ये ना, इसे ठंडा होने दो यहां से, ताकि ये नीचे की जानिब ठंडा हो जाए और जितना पानी उड़ सकता है वो उड़ जाए। फिर क्या होगा? फिर दीज क्रिस्टल्स आर देन फिल्टर्ड, वॉश्ड एंड ड्राइड। अब जो आपने क्या करना है, पिछली जानिब यानी इसको लेना है, इसको लेने के बाद आप इसे फिल्टर पेपर के ऊपर डाल दो, ठीक है। एक और खालिस एक खास फिल्टर पेपर ले लो, यानी कि जो सूखा हुआ हो, ड्राई हो, उसके ऊपर रख दो, थोड़ी देर धूप में रख दो, तो ये क्रिस्टल क्या हो जाएंगी? खुश्क हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, और अब ये सॉलिड फॉर्म के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट आपके पास मौजूद है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका मतलब ये हुआ, आसान तरीन बात, पोटेशियम नाइट्रेट को आप क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो। पहले नंबर पर आपको क्या करना है? उस इम्प्योर पोटेशियम नाइट्रेट को पानी में डालकर हल करना है। पोटेशियम नाइट्रेट पानी में चला जाएगा और मट्टी, तिनके वगैरह नहीं हल होंगे। जब फिल्टर करोगे तो वो तिनके, मट्टी, रेत और दूसरे अज्जा फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और उसको आप फेंक दोगे। अब जो नई चीज आपके पास आएगी, यानी नई चीज का मतलब है, देखो दोबारा देख लो, ये पोटेशियम नाइट्रेट आपने डाला, इसमें तिनके वगैरह सब शामिल थे। जब आपने इसे फिल्टर किया तो फिल्टर करने के बाद खालिस पानी में हलचुदा पोटेशियम नाइट्रेट गर्म हालत के अंदर से गर्म कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो अच्छी बात होती है। तो क्या होता है? यहां पहुंच गया तो तिनके हैं, रेत है, जो चीज हल नहीं हुई वो ऊपर रह जाएगी, उसको आप अलग कर दोगे और फिर इसको उठा के ठंडा कर लोगे। ठंडा करने पर जैसे दूध ठंडा होने के बाद बलाई बनाता है, इस तरह यहां भी जो ठंडा हो जाने के बाद, दूध तो नहीं है ये, लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन है, ये ठंडा हो जाने के बाद पोटेशियम नाइट्रेट को क्रिस्टल की शक्ल में रखेगा। अब आपने उस क्रिस्टल को किसी दूसरी ऐसे खुश्क जगह पे रख देना है फिल्टर पेपर के ऊपर, ताकि मजीद जो पानी है वो खुश्क हो जाए, जैसे अखबार में पानी खुश्क हो जाता है, और जो धूप है उसके जरिए से भी पानी उड़ जाए। अब ये आपको बिल्कुल खुश हालत में मिलने वाला है पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये था एक तरह का एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन, और इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन। कि आप इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे कि इस सोल्यूशन को या इस कंपाउंड को खालिज कैसे बनाना है। तो
तो यहाँ तक था आज का ये एक्सरसाइज का हिस्सा। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाया करें, क्योंकि इस तरीके से ही हमें बहुत सारी करेज मिलती है और हम आपके लिए बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो अपने सवालात ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।